हालात यहां तक आ जाएंगे कि अमेरिका अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाएगा। क्या हालात यहां तक आ चुके हैं कि पहली बार मिडिल ईस्ट के तमाम देश अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रोडक्शन और दुनिया भर में उसको निर्यात करना रोक चुके हैं? क्या हालात वाकई ऐसे आ चुके हैं जहां पर दुनिया के वह देश अब शांति चाहते हैं और अमेरिका युद्ध लड़ रहा है? यानी रूस, जो कि खुद यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और कल तक अमेरिका कह रहा था कि रूस को युद्ध नहीं, अब शांति की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान पर हुए हमले को रुकवाने के लिए प्रयास करने में लग गए हैं। इन सब के बीच तुर्की भी खुले तौर पर अब यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल यह युद्ध भयानक है और आने वाले वक्त में इसका जो असर पड़ेगा, और आने वाले वक्त से मतलब है अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं यह 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा। अगर उतना भी चल गया तो स्थितियां कितनी नाजुक हो जाएगी इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। तो एर्दोगन ने सब कुछ झोंक दिया है कि किसी भी हालत में युद्ध थम जाए। तो क्या वाकई ट्रंप ने जो बिसात बिछाई उसी बिसात में वह खुद फंस चुके हैं? और यह सवाल अब अमेरिका के भीतर भी बड़ा हो चला है। यानी मिडिल ईस्ट को लगने लगा है कि ट्रंप को रोके तो कौन रोके। साथ खड़े नाटो कंट्रीज जिसमें तुर्की भी एक है और अमेरिका का विरोधी या विपक्ष में खड़ा रूस भी अलग थलग है, लेकिन वह भी उन देशों के साथ खड़ा हो गया है जो चाहते हैं कि दरअसल युद्ध थम जाए। इन सब के बीच जिस अर्थव्यवस्था की बिसात ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए लगा रहे थे, क्या उसी चक्रव्यूह में वह इस युद्ध के जरिए फंस चुके हैं? और हालात इतने बदतर हो गए कि इजराइल में जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको भी सुरक्षा दे पाने की स्थिति में ना इजराइल है ना अमेरिका है। इजराइल कह रहा है कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा की बंदोबस्त खुद कर ले। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में जो भी अमेरिकी नागरिक है उसमें इजराइल को तो सबसे ज्यादा अमेरिकियों के लिए सुरक्षात्मक माना गया। लेकिन इस वक्त सवाल उसके आगे का है। पहली बार अमेरिका के भीतर युद्ध को लेकर भी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि समाज भी बंटने लगा है। यानी वो अमेरिका, उसने जब जब युद्ध लड़ा उस वक्त पूरा देश एक साथ था। और दूसरी तरफ खामनई की मौत के बाद जिस ईरान को बंटते हुए अमेरिका और इजराइल देखना चाहते थे या देख रहे थे, वहां पर राष्ट्रीय एकता आकर खड़ी हो गई। तो क्या ट्रंप फेल हो चुके हैं और उनके सामने मुश्किल हालात हैं? पहली बार डेमोक्रेट निकलकर सामने आए और उसमें डेमोक्रेट्स की तरफ से जो नेता सामने निकलकर आए उन्होंने खुले तौर पर कहा, उनका नाम सीनेटर डेमोक्रेट के जो हैं चक शुमर है, उन्होंने कहा कि यह ट्रंप का युद्ध है। उन्होंने कहा कि कोई स्ट्रेटजी ट्रंप के पास नहीं है। एंड गेम यानी युद्ध खत्म कैसे होगा इसको लेकर कोई नीति है ही नहीं। Look, this is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no end game. तो क्या वाकई ये अमेरिका का युद्ध नहीं रहा? और जो अमेरिका वेनेजुएला में जो हुआ उसको लेकर भी ट्रंप के पीछे खड़ा था, वह ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप को अलग थलग कर चुका है। और यह सवाल अब वाकई बड़ा है कि कल तक जो राष्ट्रपति पुतिन को समझा रहे थे कि युद्ध नहीं शांति की दिशा में चलो, वही पुतिन अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत करते हैं। वही पुतिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत करते हैं। और उसके बाद मिडिल ईस्ट के तमाम देश ये आग्रह करते हैं कि कम से कम पुतिन अब तेहरान को समझाएं, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे और खाड़ी देशों की चिंता जिस लिहाज से बढ़ रही है उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो पुतिन तैयार हो गए कि अब वह ईरान से बातचीत करेंगे, यानी तेहरान में टेलीफोन लगाकर वहां के निर्णय लेने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। वो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति यह कहने से चूकते नहीं हैं कि दरअसल हमारी ताकत तो राष्ट्रीय एकता है। और जब पुतिन हरकत में है, मिडिल ईस्ट संकट से जूझ रहा है, उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद
पेजेशिकियन ये कहते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया में लिखते हैं, हम गवर्नरों से सीधे संपर्क में हैं। स्थिति असाधारण है लेकिन देश रुका नहीं है। देश भर में गतिविधियां जारी हैं। प्रांतों को आवश्यक अधिकार सौंपे गए हैं। निर्णय तेजी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति ये लिखते हैं, चंद मिनटों के बाद दूसरी तरफ ट्रंप भी ट्रुथ पर लिखते हैं कि ईरान की एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और लीडरशिप खत्म हो गई है। वे बात करना चाहते हैं और मैंने कहा बहुत देर हो गई। ये वो कहते हैं तो उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री खुले तौर पर यह कहने से चूकते नहीं हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अटैक हमारे ऊपर हुआ है, हमने किसी पर हमला नहीं किया है और बातचीत अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जो होगा अब इस हमले का जवाब देते हुए होगा, क्योंकि हमला हमने नहीं किया, जिन्होंने हमला किया अब वो समझे। और इस परिस्थिति में मिडिल ईस्ट कंट्रीज खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रही है कि दरअसल कहीं अमेरिका ने वहां पर अपने अड्डों को बनाकर मिडिल ईस्ट के देशों की इकोनॉमी, उनकी साख और उनकी चकाचौंध को ही खत्म करने की दिशा में जो कदम ईरान ने बढ़ाया उसमें सहयोग उन्हें अमेरिका का नहीं मिला क्या? यहां पर सवाल है कि अमेरिका और उसके बाहर की परिस्थितियों में हर कोई याद कर रहा है जिस वक्त 6 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन में खुले तौर पर उन्होंने कहा था कि जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, अगर वो उसमें हार गए तो उनके खिलाफ डेमोक्रेट्स इंपीचमेंट लेकर आ जाएंगे और तब मुश्किल होगी। तो क्या यह बात अब चुनाव से होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच रही है? हमें लगता है 6 जनवरी को जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, आज पहले उसे जरूर सुनना चाहिए। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. They are mean and smart. दरअसल 6 जनवरी को इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर मिड टर्म में उनकी हार होती है तो उनकी सत्ता जा भी सकती है और उनके खिलाफ इंपीचमेंट ला सकता है डेमोक्रेट्स। लेकिन अगला सवाल मौजूदा वक्त की उस हकीकत का है जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो या फिर उससे हटकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। किसी भी हालत में यह युद्ध थमना चाहिए। एर्दोगान जानते हैं कि उनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है और मिडिल ईस्ट के भीतर से जो भी कच्चा तेल या गैस जो दुनिया भर में जाता है, अगर वो एक क्षण के लिए रुक जाए, थम जाए, तो हालात कठिन हो जाएंगे। और इन सब के बीच जब समुद्री रास्ते को ईरान ने रोक लिया है, 90 से 94% तक जो पानी के जहाजों में टैंकर भर के तेल जाता था या फिर जो आवाजाही दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर होती थी, अब वो थम चुकी है। तो ऐसे में 3 सवाल एक झटके में अमेरिका को अब परेशान कर रहे हैं। सत्ता बदली नहीं ईरान के भीतर तो फिर आर्थिक तौर पर समुद्री रास्ते में उनकी नहीं चलेगी। अगर हालात इसी तरीके से हावी हो गए तो पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज अमेरिका की इकोनॉमी के साथ खड़े होंगे नहीं। और इस परिस्थिति में वो तमाम देश जो अभी तक अमेरिकी टैरिफ के साथ खड़े थे, इस परिस्थिति में तो संकट भयानक हो चुका है। और इस संदर्भ में अगर भारत को भी परखें तो यह भी समझिए कि भारत के भीतर इस वक्त तेल सिर्फ 25 दिनों का है। जो सामान्य तौर पर भारत ने तेल को कहां रखा जाए इसकी कोई व्यवस्था पुख्ता तौर पे की भी नहीं है। और जो जानकारी है उसमें कच्चे तेल रखने की क्षमता यूं भी भारत में सिर्फ 8 हफ्ते की है, जबकि चीन के पास भी कच्चा तेल नहीं है। वह भी तेल आयात करता है लेकिन उसकी यहां की कैपेसिटी भारत से कई गुना ज्यादा है। यानी संकट काल में वह अपने देश को चला सकता है, लेकिन भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का तेल बचा है। और इन सब के बीच इंडस्ट्री को दिए जाने वाला जो प्राकृतिक गैस है उसमें कमी कर दी गई है। 10 से 30% तक की कमी की गई है जो इंडस्ट्रीज को जो एलएनजी दिया जाता है। और खास तौर से जो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, कात्री एलएनजी है, वहां से जो तेल लिया जाता है भारत की तरफ से, जो एलएनजी का इंपोर्टर पेट्रोनेट है, उसने भी कंफर्म किया कि हां अब
सप्लाई कम हो गई है और ये सप्लाई जो है धीरे धीरे और कम हो सकती है।